गाइस जब आप 11th से 12th में पहुंचते हो तो भाई 12th क्लास में 11th की जो बेसिक्स हैं उनकी जरूरत पड़ती रहती है। तो वही 11th के बेसिक्स आज इस 1 घंटे की वीडियो में मैं कवर कराने वाला हूं। बहुत ही ज्यादा क्रिस्प वीडियो ये होने वाली है। इतना क्रीम कंटेंट मैं आपको पूरे साल भर प्रोवाइड कराऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। कहीं पर आप कोई चीज 4 घंटे में समझते हैं तो आपका भाई आपको 1 घंटे में उस चीज को पढ़ा भी देगा, समझा भी देगा और आपकी बुद्धि में घुसेड़ भी देगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे तो वीडियो को तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाओगे, तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी। जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो आपको आपका भाई इसी चैनल में प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा सा भी फ्री के शौकीन है तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है ना। टेलीग्राम चैनल क्या है भाई? अभिषेक साहू सर फिजिक्स नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की लिंक भी दे रहा हूं। ठीक, अच्छा और इसके अलावा अगर आप लोगों को फिजिक्स में डर लगने वाला है, डर लगता है फिजिक्स से और आप एक एवरेज बच्चे हैं, तो आप लोगों के लिए मैं वॉरियर्स बैच लेकर के आया हूं जो कि आपको मिल जाएगा टॉपर्स आई ऐप पर। ठीक है, आप डायरेक्ट मेरी पीठ को स्कैन करके भी आप यहां से जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कर लो। ठीक, नाउ टॉपर्स आई ऐप से ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। और हाँ, और क्या करना है मैं आपको बता दूं कि वॉरियर्स बैच के अंदर आपको इतनी फिजिक्स पढ़ाई जाएगी कि आपके गारंटी से 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। आप कितने भी एवरेज और कितने भी वीक स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर आप रेगुलर डेली क्लासेस में आएंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ इस चीज को कहता हूं कि फिजिक्स का जो डर है अभी तक आपके मन में, वो एकदम डर गायब हो जाएगा और फिजिक्स को पढ़ने में आपको मजा बहुत आएगा। ठीक है, नवंबर एंड तक हम सिलेबस खत्म करा देते हैं, उसके बाद खूब सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवाते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं कि हर एक चैप्टर से मैं आपको जो है 100 प्लस क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा। 10 साल के पीवाईक्यूज, हर एक चैप्टर के और नए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कवर करवाऊंगा। जेई एंड नीट के भी सिलेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा सो दैट अगर पेपर हार्ड आ जाता है किसी भी कंडीशन में तो आपको पेपर हार्ड नहीं लगेगा, है ना। स्पेशल अटेंशन ऑन एवरेज स्टूडेंट। भाई एवरेज स्टूडेंट से मैं बहुत प्यार करता हूं तो उन पर मेरा अटेंशन जो है बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, नवंबर एंड में हम कोर्स कंप्लीट करा देंगे और जितना पढ़ाऊं बस उतना ही पढ़ना, उससे एक शब्द ज्यादा नहीं पढ़ोगे तब भी आपकी 90 प्लस की गारंटी आपका भाई लेता है, आपको डरना नहीं है। ठीक है, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक दी है, ऐप को डाउनलोड करो और जाकर के जो है पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करो। 13 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अभी ज्वाइन कर लेते हैं तो मैं आपको यहां पर एक कूपन कोड प्रोवाइड करा दे रहा हूं। कूपन कोड है टॉपर्स 250। टॉपर्स 250 अगर आप कूपन कोड अभी जो अप्लाई करेंगे तो आपको यहां पर 250 रुपीज का जो डिस्काउंट है वो अभी मिल जाएगा। बाद में ये कूपन कोड जो है एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आप फिजिक्स में एवरेज बच्चे हो तो ये जो कोर्स है ये आप लोगों के लिए है। 1000 रुपए से भी कम का कोर्स आपको पड़ेगा कूपन कोड लगाने के बाद, जिसमें आप पूरे साल भर पढ़ोगे तो भाई साहब फिजिक्स की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में क्लास 11th के कौन से बेसिक्स हैं जो रेगुलरली आपको इनकी जरूरत पड़ेगी पहले चैप्टर पहले टॉपिक से ही। तो सबसे पहली चीज आप समझ लीजिए प्रीफिक्स। तो भाई प्रीफिक्स की जो नीड है वो आपको हमेशा रहेगी। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, समझाता हूं। देन आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हर एक चैप्टर में हर एक जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। देन वेक्टर्स, वेक्टर में तो भाई सर बहुत सारी चीजें होती है ना, बट जितना मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बस उतनी बात आपको ध्यान रखनी है। देन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो भाई बहुत ज्यादा वास्ट है, लेकिन जितना क्रिस्प मैं बताऊंगा ना बस उतना ही आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर प्रीफिक्स। तो भाई प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स जैसे आप ये समझ लीजिए कि किसी भी क्वांटिटी को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं कि भाई चार्ज कितना है, तो उसमें प्रीफिक्सेस का यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि चार्ज है 2 मिली कूलम, तो मिली का मतलब क्या होता है 10 टू द, ये छोटा वाला जो m होता है, छोटा वाला m हमेशा बच्चों ये मिली को रिप्रेजेंट करता है, और बड़ा वाला अगर m हो गया तो ये मेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे तो आपको सारी चीजें पता है बट फिर भी इनको ध्यान रखो। तो 2 मिली कूलम अगर कह रहा है तो हमें ये प्रीफिक्स याद होना चाहिए। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। तो मिली का मतलब 10 टू द पावर -3 होता है, तो आप यहां से लिखेंगे 10 टू द पावर -3, और कूलम जो है यूनिट होती है चार्ज की। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 2 कैपिटल एम सी, मतलब कैपिटल एम रिप्रेजेंट करता है मेगा को, तो ये हो गया भाई मेगा कूलम। तो मेगा का मतलब होता है 10 टू द पावर 6, तो चार्ज जो हो गया दैट इज 10 टू द पावर 2 × 10 पावर 6 कूलम।
अगर कहीं पे लिखा है 2 माइक्रो कूलम, ये माइक्रो को ना यू और ये ऐसे बना दिए तो हम इसको बोलते हैं म्यू, तो इसको हम बोलते हैं 2 म्यू सी, मतलब 2 माइक्रो कूलम। भाई इनकी जो जरूरत है आपको चैप्टर 1 से शुरू हो जाएगी, तो माइक्रो आपको पता होना चाहिए कितना है, 2 इंटू मतलब माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस का 6, ये माइक्रो है, ये इसकी आपको नीड होगी, तो 2 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम। इसी प्रकार से यहां पे जरूरत पड़ जाएगी आपको पी, तो पी मतलब पिको कूलम, पिको का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 12, तो 2 10 टू द पावर माइनस का 12 हो गया। सर ये बार बार 2 क्यों लगा रहे हो बच्चों, अगर यहां पर जो है ऐसे 5 लिखा होता, 5 पिको कूलम, तो मैं 5 पिको की जगह लिख रहा हूं ओनली 10 टू द पावर माइनस का 12 और ये कूलम। तो ये प्रीफिक्स होते हैं जिनकी जरूरत हमें बार बार पड़ती रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मान लो कहीं पे किलो लिखा है, तो किलो लिखा है तो 10 टू द पावर 3 लगा दो उसकी जगह। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 0.3 किलोग्राम, तो 0.3 किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, तो आप 10 टू द पावर 3 लगा दो और ग्राम। इसकी जरूरत आपको जो है बार बार इनकी पड़ती रहेगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। स्क्रीनशॉट तो चलो ठीक है, बट पीडीएफ में इसकी प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अच्छा चलो हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे मान लीजिए कन्वर्जन की बहुत जरूरत पड़ती है, किसकी, कन्वर्जन की। अब कन्वर्जन तो मैं आपको सिर्फ उतने ही पढ़ाऊंगा जितनी आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी, है ना, इसके अलावा आपको कोई और जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जैसे मान लीजिए कि कभी भी आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, तो अभी अभी हमने प्रीफिक्स पढ़ा ना कि सेंटी की जगह 10 टू द पावर माइनस 2 होता है, तो 5 तो लिखा हुआ है, 5 में तो कोई टच नहीं करना, सेंटी की जगह 10 टू द पावर माइनस 2 और ये मीटर, आपको हमेशा कन्वर्ट करनी पड़ेगी यूनिट ऐसा यूनिट में, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो आप हमेशा एक बात याद रखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर को कभी भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हमेशा 10 टू द पावर माइनस 4 का इंटू करना पड़ता है, ये हो जाता है कन्वर्ट। बस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 4 का इंटू करते हैं, ठीक है। बस इतनी छोटी छोटी सी बातें आपको याद रखनी है, तो 5 की जगह 5, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए आ गया। सर मीटर में कब करना और मीटर स्क्वायर में कब, तो अगर मीटर लिखा है ओनली सेंटीमीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है तो मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब कभी कभी जब हम एरिया बताते हैं तो ऐसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख के दे देते हैं, तो अब आपको इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो अब ये इंटू में ना, तो 5 5 जा 25 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर बोला सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब मैं सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो 25 को एज इट इज छोड़ दो, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इतने का इंटू करते हैं। हाँ अब 5 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 5 को तो 5 लिखा छोड़ दिया, सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर माइनस 6 का इंटू करते हैं, तो बस ये हो गया कन्वर्ट मीटर क्यूब में, ठीक है। अब ये चीज मैंने आपको सिखाई दी है, ये क्या लिखा है 5 माइक्रो, ये समझना होगा ना कि ये क्या है, बोलो माइक्रो है तो माइक्रो कूलम, ठीक है। ये छोटा वाला एम मिली, तो मिली कूलम, ठीक है। और बड़ा वाला एम क्या है, तो बड़ा वाला एम है कैपिटल एम यानी मेगा कूलम, ठीक। तो ये देखो हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, कभी हो सकता है कूलम की जगह फोर्स वगैरह ऐसे लिखा हो, बस इतने में आप लोगों का काम जो है आराम से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए जरा, अब देखो क्योंकि हम स्केलर वेक्टर की बात करते हैं तो हमें क्या है कि अलग अलग क्वांटिटीज जो हमें जरूरत पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि 12th क्लास फिजिक्स में आपको जिन क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी ना मैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा, जैसे अब एंगल वेंगल की जरूरत आपको खास नहीं पड़ेगी, अब आपको एंगुलर मोमेंटम वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आपको जिन जिन क्वांटिटी की नीड होगी मैं वो पढ़ाऊंगा। अब देखिए भाई 2 टाइप की क्वांटिटी होती है और जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना बस उतना दिमाग में बैठा लीजिए, आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है जरा भी। 2 टाइप की क्वांटिटी होती है, एक ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन की नीड नहीं होती, हमने पढ़ा है ना 11th में, तो ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और ऐसी क्वांटिटी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो क्लास 11th में जो स्केलर क्वांटिटी जो यूज होने वाली है वो मैंने यहां लिख दी, आपको पहचानने की जरूरत ही नहीं है, आप बस इतनी बात है, इन क्वांटिटी का आप ले लो स्क्रीनशॉट, इन क्वांटिटी का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक। आप ये जो क्वांटिटी है आंखें बंद करके इनको जो है डेली पढ़ा करिए, ये स्केलर क्वांटिटी होती है सारी की सारी, मतलब ये ऐसी क्वांटिटी है जिनमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं है, जैसे कि चार्ज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, चार्ज डेंसिटी, है ना, ये सारी स्केलर क्वांटिटी है। हाँ और वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये फोर्स, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो, किसी प्रकार की फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ये दोनों फील्ड 12th क्लास में आने वाली है, ये वेक्टर क्वांटिटी है।
डाइपोल मोमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फोर्स टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, करंट डेंसिटी वेक्टर है, चार्ज डेंसिटी स्केलर है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। सर इनके अगर कोई फॉर्मूला बताना हो, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे मैं सिखाऊंगा अभी आपको। ठीक, अब देखो, अब जो हम वेक्टर्स में जिन चीजों की हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है ना, वेक्टर्स में मुझे जिन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वेक्टर में दो टाइप के मल्टीप्लाई होते हैं, एक होते हैं डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट वाले, ठीक, और दूसरे होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस वाले। ठीक है, अब देखिए जब डॉट लगाया ना बीच में, तो जब हम इनको ओपन करते हैं तो जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, अब मैं इसको जब ओपन करूंगा तो ऐसे लिखूंगा ए बी कॉस थीटा। अगर डॉट की जगह क्रॉस लग गया तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा ए बी साइन थीटा। क्या बोलूंगा? ए बी साइन थीटा। गॉट इट सर? नाउ अब डॉट में क्या होता है, डॉट में जैसे तीन टाइप के यूनिट वेक्टर है ना, आई एक्स एक्सिस के लिए, जे वाई एक्सिस के लिए, के जेड एक्सिस के लिए। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कभी भी करें वन होगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पे लिखा है 2i इंटू 3i, ऐसे करना है तो 2 का 3 से तो हो गया 6, और i का i से जो डॉट है वो बन गया 1, तो 6 इंटू 1 हो गया 6। ठीक है, अच्छा अगर यहां लिखा है 4i इंटू 12i, तो कितना हो जाएगा? 48 हो गया, और i का i से 1 हो गया। अगर i का j से, i का k से, i का z से हो जाए तो वो हो जाता है 0, बाकी सबसे 0। यहां लिख दूं बाकी सबसे 0। जैसे कि अगर यहां ऐसे लिखा है i डॉट j, i का j से करेंगे 0 आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए i का k से करोगे 0 आएगा, ठीक, j का k से कर दोगे 0 हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि अगर यहां ऐसे लिखा है 2i कैप इंटू 3j कैप, तो 2 3 जा तो हो गया 6, और i डॉट j हो जाता है 0, तो ये बन गया पूरा 0। ठीक, इनको आपको याद रखना है। ये बहुत बार जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, तो इस टाइप की जो नीड है वो अपन को पड़ती रहती है। ठीक है, ये तो डॉट की बात। अब डॉट की बात तो बहुत सिंपल है कि खुद का खुद से, यानी आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के लिखा है तो 1, बाकी किसी से भी डॉट होगा तो हो जाएगा 0। नाउ अब इसके बाद हमें ध्यान रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे। अब आपको समझना है कि आई क्रॉस जे, अगर आई और जे के बीच में क्रॉस लगा है तो साइकिल याद रखो, आई जे के, तो आई क्रॉस जे जो बचा हुआ है तीसरा वाला बना के, जे क्रॉस के तीसरा कौन बचा है? आई, तो आई, के क्रॉस आई कौन बचा है? जे। तो ये इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ अब आप यहां पर देखिए, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं ना 12, ये देखो ये कैसा, ये क्लॉकवाइज है 12 1 2 3 4, तो अगर जब मैं क्लॉकवाइज गया, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जाने पे कैसा साइन आया? पॉजिटिव साइन। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज जाने पे, एंटी मतलब नेगेटिव साइन आएगा। एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं, जैसे मान के चलो जे का आई से उल्टा चल रहा हूं, घड़ी का उल्टा, तो जे का आई से करने पे डायरेक्शन बदल गई तो माइनस का के का जे से करने पे देखो उल्टी डायरेक्शन जा रहे हैं, के क्रॉस जे, तो के का जे से करने पे आ गया माइनस का आई, तो माइनस का आई। अब मैं उल्टा गया फिर से, देखो आई क्रॉस के, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, तो आई क्रॉस के करने पे आ जाएगा, बचा क्या? आई के क्या बच गया? जे, लेकिन हो जाएगा माइनस का जे। तो आपको ये बातें जो है ध्यान रखनी है। ठीक है, इनकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जैसे कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहां जरूरत पड़ जाएगी। ठीक, तो तब आप कहोगे अरे सर मुझे तो पता ही नहीं था। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको ये क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, जैसे जब हम फर्स्ट चैप्टर में जब पहुंचते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना होता है। ठीक, तो फ्रॉम चैप्टर 1 में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे कि ई वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर दे दिया, कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इस प्रकार के न्यूमेरिकल एक एक नंबर में आते हैं और इनकी जरूरत पड़ती है। तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो अब मुझे डॉट का इंटू करना आना चाहिए ना, तो 2i कैप प्लस 3j कैप, और ये ए वेक्टर में क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, ये चल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस i का i के साथ इंटू करो, j का j के साथ इंटू करो, और k है तो k का साथ इंटू करो, अदरवाइज 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डॉट में तो ये खुद का खुद के साथ 1 होता है, बाकी सबके साथ 0। तो देखिए कैसे करेंगे, i का i के साथ करो, तो देखो फ्लक्स इज इक्वल टू 2 3 जा 6 हो गया। अच्छा 3j का 4j से तो प्लस साइन आ रहा है, पहले तो प्लस प्लस, तो 3 4 जा 12। अब k है ही नहीं तो k नहीं है तो बोला 0,
ठीक है। तो फाइव इज इक्वल टू कितना बोला 18। फ्लक्स की जो भी यूनिट होगी आगे हम सीखेंगे, वह यूनिट जो है हम लिख देंगे, ठीक है ना। बात क्लियर है। अब मान लो कि आपको अगला क्वेश्चन में देता हूं चैप्टर 4 से क्रॉस प्रोडक्ट वाला, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी आप जो है ऐसे आपको तीन क्वांटिटी क्यू वी भी लगती हैं, तो चैप्टर 4 में ना एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स का, ठीक। तो उसको आप कैसे पढ़ोगे, तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। आपको सारी वैल्यूज दी हैं, अब आपको नीड होगी इसकी, तो वैल्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो जरा Q चार्ज कितना दिया बोला 2 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रोकूलम। वेलोसिटी कितनी दी है बोला 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ठीक है, और बीच में लग गया क्रॉस। अब देखिए 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब क्रॉस लगा है, ध्यान से देखना, क्रॉस लगा है। अब देखो कैसे करेंगे, अब क्रॉस करना है अपन को, ध्यान से देखिए। अब देखो सबसे बहुत सिंपल सी बात यह है कि F वेक्टर इज इक्वल टू, इसको तो चलो मैंने साइड में रख दिया, बिल्कुल साइड में पहुंचा दिया मैंने इसको, ठीक। अब आप आई का आई के साथ क्रॉस नहीं कर सकते, आई का आई के साथ क्रॉस होता है जीरो, यही तो चीज समझने वाली है। आई का आई के साथ क्रॉस जीरो, जे का जे के साथ क्रॉस जीरो, और के का के साथ क्रॉस जीरो। तो आई का आई से जीरो हो गया। अब आई का केस जे से करते हैं, तो 2 4 जा 8, और आई क्रॉस जे क्या होता है के क्या, बहुत बढ़िया, अभी सिखाया, ये याद रखना है। अब देखो इसका इससे करते हैं, तो 2 2 जा 4 बट माइनस का, अब आई का के साथ, आई क्रॉस के क्या होता है, तो देखो जरा, देखो उल्टे जाएंगे, आई क्रॉस के माइनस का जे कैप होता है, तो मैंने गया यहां पर माइनस का जे कैप, ये देखो, तो माइनस का जे कैप है ना, देखो इसका इससे तो माइनस साइन आ गया, और आई का के से करा तो माइनस का जे कैप, जिसके कारण से साइन पलट के हो गया प्लस का, क्यों, ये माइनस तो पहले से लग गया, अब आई क्रॉस के कारण भी तो माइनस आएगा, तो ये लगा दिया, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ गए, प्लस साइन को मारो गोली। अब देखो 3 का इससे करेंगे, 3 3 जा, बताओ जरा, 3 3 जा 9, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस होता है आई होता है माइनस का के, तो ये लगा दिया माइनस का के आगे, ठीक है, क्योंकि ये तो प्लस का बन रहा था ना। अब देखो जे का जे से क्रॉस 3 का 4 से करेंगे, जीरो हो जाएगा। अब जे का करेंगे के से, तो 3 2 जा 6, माइनस साइन लगाए तो आगे माइनस का 6, जे क्रॉस के क्या होता है, बोला आई होता है सर, प्लस का, हाँ सर प्लस का होता है। अब बस सॉल्व कर लो कितना आंसर आ रहा है, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, और आपका देखिए जरा, ये माइनस का 6 आई कैप, ठीक है, प्लस का 4 जे कैप, ठीक है, माइनस का 9 प्लस का 8, तो माइनस का 1 के कैप। बस इस तरीके से आप इनको सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो जब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी तो आप अपना दिमाग तो चला पाएंगे, तभी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करवा के आपको बताया कि किस तरीके से जरूरत पड़ती है। मुझे पता है ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, बट मैंने आपको ये इसलिए बताया ताकि आप ये समझ पाओ कि जो फॉर्मूले यहां पे लिखे हैं इनकी आपको नीड होगी। तो आपको अभी इस वीडियो में सिर्फ इतनी बात को याद करना है। समझ गए कि नहीं समझे? अरे लड़की पगलू, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना। अब देखो मैं आपको यहां पर जो है इसके बाद कैलकुलस का पार्ट सिखाने वाला हूं, ठीक है। अब कैलकुलस का कितना पार्ट आपको जरूरी है, जितना जरूरी है बस उतना ही सिखाऊंगा, उससे ज्यादा मैं आपको लोड नहीं लेना है दिमाग पे जरा भी। अब देखो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भाई इंटीग्रेशन, ठीक है। कैलकुलस में दो चीजें होती हैं, एक इंटीग्रेशन और एक डिफरेंशिएशन। तो पहले इंटीग्रेशन सीख लेते हैं। इंटीग्रेशन का ये साइन होता है, ठीक। कभी भी कोई भी छोटा पार्ट जो होता है ना, जैसे छोटा पार्ट, उसको हम बोलते हैं डीएक्स। क्या बोलते हैं? डीएक्स डीटी डीवाई। बहुत ज्यादा छोटा पार्ट, इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट को हम ऐसे डीएक्स डीटी डीवाई वगैरह करते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स को सम करने के लिए, टोटल करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए हमेशा इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कहीं पर अगर लिखा है dw, तो dw से अगर हमें w बनाना है तो इंटीग्रेशन करना है। कहीं पे लिखा है du से अगर आपको u बनाना है तो इंटीग्रेशन करना है। कहीं पे लिखा है छोटा सा फ्लक्स, छोटे फ्लक्स को अगर बड़ा बनाना है तो इंटीग्रेशन करना है। तो आप समझ गए कहीं इंटीग्रेशन की जरूरत कहां पड़ेगी, जहां पर बहुत छोटा सा कोई पार्ट होगा उसको इंटीग्रेट करना है। कब? जब उसका हमें टोटल या सम करना होता है तब, ठीक है। चलो अब देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहली चीज आप ये समझिए, इंटीग्रेशन का एक रूल होता है। अगर पीछे dx dt dy जो लिखा है ना, उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। जैसे dx लिखा है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, dt लिखा है तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, dy लिखा है तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, dz लिखा है तो z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। और इंटीग्रेशन की, डिफरेंशिएशन की एक और खासियत होती है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है बस उसको ही अंदर रखना है, बाकी सबको बाहर फेंक दो।
जैसे मान लो कि यहां पे लिखा है dx, तो x को छोड़ के इंटीग्रेशन से सबको बाहर फेंक देंगे। अगर लिखा होता dt तो t अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर। लिखा है dz तो z अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर। बताओ इतनी बात समझ में आई? लिखा है ds तो s अंदर रहेगा, बाकी सब बाहर, है ना? अच्छा चलो ठीक है ना। तो अब देखो कैसे करेंगे। dx फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का कि x के ऊपर जो भी पावर है, x के ऊपर जो भी पावर है, लेट्स से x के ऊपर अभी कितनी पावर है 1, कितनी पावर है 1 पावर है, तो जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो और वही पावर 1 + 1 मतलब 2 नीचे लिख दो। हो गया इंटीग्रेशन, हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है चलो सर इसका करके दिखाओ। सबसे पहले तो यहां क्या लिखा है dx लिखा है, तो x को छोड़ के बाकी सब बाहर, तो ये y पहुंच गया बाहर। इंटीग्रेशन करना है x² विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखना y तो बाहर बाहर पहुंच गया, ठीक है बाहर है, ठीक है ना। अब देखो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बोला जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो, तो 2 पावर है तो उसमें एक ऐड करा बना 3 और वही पावर लिख दो नीचे। हो गया इंटीग्रेशन, हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है नाउ। अब इसके बाद देखिए जरा, अब ये लिखा है x³ y³ dx, तो हमने क्या किया कि x लिखा है तो x को छोड़ के बाकी सब बाहर, तो y³ बाहर आ गया और ये इंटीग्रेशन x³ dx हो गया। ठीक है नाउ अब देखो y³ बाहर आ गया, तो अब जो भी पावर है x³ का तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो। 3 में एक ऐड कर दिया तो 4 बन गया, ठीक है। अपॉन में सेम पावर लिख दो, हो गया इंटीग्रेशन। अब देखिए, अब देखो यहां पे क्या लिखा है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। देखो dt लिखा है तो t को छोड़ के बाकी सब बाहर, तो देखना x बाहर y² बाहर, तो x और y² बाहर, अंदर क्या बचा t और ये dt। अब देखो, अब देखना x और y², t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो भाई t के ऊपर कितनी पावर है, बोला 1, तो 1 अभी 1 पावर है ना, तो 1 + 1 2, तो ये हो गया t²/2। हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन होने के बाद इंटीग्रेशन साइन हट जाता है, पीछे लगा dt वगैरह हट जाता है। क्यों हट जाता है, क्योंकि dt तो ये बता रहा था कि टाइम के रिस्पेक्ट में होना है इंटीग्रेशन, अब हो गया तो हटाओ, है ना। अच्छा अब अगर कहीं ऐसे लिखा हो ओनली dt का इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, तो dt का इंटीग्रेशन हो गया t, ओनली dx करना है तो क्या होगा, बोला ये हो जाएगा आपके पास x। अच्छा ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजें, अगर कहीं पे लिखा है हमारे पास, यदि कहीं पे लिखा है इंटीग्रेशन होना है 1/x का, तो कितना होगा, ये हो जाएगा log x। क्या हो जाएगा, log x। 11th 12th में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, मतलब जितनी फिजिक्स की बात कर रहा हूं ना बोर्ड में भाई जरा भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट याद रखना फॉर्मूले छोटे छोटे से। चलो आपको एक होमवर्क दूं, बताओ जरा, चलो यहीं पे करते हैं अपन, हाँ यहीं पे करते हैं, खुद से ट्राई करो। आपको यहां पे इंटीग्रेशन करना है 1/x² का, 1/x² का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो ये अपॉन में इसको ले जाओ ऊपर, तो ये ऊपर गया तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, हाँ बस अब हो गया आसान। अब कैसे करेंगे, जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दो, तो -2 में +1 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा और वही पावर नीचे लिख दो। इंटीग्रेशन हो गया तो dx इंटीग्रेशन साइन सब हटा दो, -1 बाहर ले आओ तो अकेला माइनस हो गया, x की पावर माइनस का 1 बचा, बचाए, अच्छा ठीक है, ये माइनस बाहर फेंक दिया ना, ठीक, तो माइनस और x की पावर -1, इसको अपॉन में पहुंचा दिया, सिर्फ क्या बन गया, -1/x। ये हो गया इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन आपको फिजिक्स में इस साल कम से कम 10 बार यूज होगा, 10 बार कम से कम जो है यूज होने वाला है 10 डेरिवेशन में, ठीक है। तो आप इसको जो है जरूर से याद रखना, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर कुछ याद करने वाली बातें हैं, जैसे कि अब इसे ऐसे लिखा है sin थीटा d थीटा लिखा है, मतलब ये बता रहा है कि sin थीटा का इंटीग्रेशन होना है, तो sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है -cos थीटा और cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा प्लस का, ठीक। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। बताओ भूलोगे तो नहीं, अच्छा भूलोगे तो नहीं, नहीं सर हम बिल्कुल नहीं भूलते हैं, ठीक। अच्छा देखो जरा, अच्छा कमेंट बताओ मुझे यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अब मैं आपको यहां पर लिमिट वाला कॉन्सेप्ट बताता हूं, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो। लिमिट कैसे पुट करते हैं, तो देखो लिमिट ऐसे पुट करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अब यहां पे क्या हम लिमिट पुट करेंगे, जब हम लिमिट पुट करते हैं तो ये जो इंटीग्रेशन है ये बन जाता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। क्या बन जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक। चलो चलो ये 1/x² है, ठीक है। नाउ अभी अभी मैंने आपको क्या सिखाया कि 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, -1/x, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, आसान सबसे पहले और आसान करें, ठीक है। नाउ मान लीजिए
कि मुझे ये इंटीग्रेशन मिल गया कि इंटीग्रेशन करना है मुझे एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और लिमिट लगी है यहां पर ए से लेके बी तक। ठीक है, चलो ये अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ जरा, जो भी पावर उसमें एक ऐड कर दो तो 2 + 1 3 और वही पावर लिख दो नीचे, हो गया इंटीग्रेशन। अब क्योंकि यहां पे लिमिट लगी है ना, तो लिमिट कहां जाएगी, बोला लिमिट को रखो पीछे। अब लिमिट को पुट करेंगे, अब देखना हमने किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है, बोला एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जहां जहां एक्स आ रहा है ना उसकी जगह एक बार ऊपर वाली लिमिट यानी अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो x की जगह अपर लिमिट, तो जहां जहां x है उसकी जगह b, तो b³ अपॉन 3 माइनस जहां जहां x है उसकी जगह लोअर लिमिट, तो a³/3। ये हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। जैसे मान लो, जैसे आपको डेरिवेशन में बहुत नीड होगी इसकी, बहुत नीड होगी डेरिवेशन में। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कि आपके सामने आंसर आया है भाई u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस पी कॉस थीटा, ये आ गया। प्रॉपर इंटीग्रेशन वगैरह करने के बाद ये निकल के आ गया और लिमिट लगी है θ1 से θ2। तो कैसे पुट करेंगे, तो आप ऐसे पुट करोगे, देखो थीटा है तो और लिमिट भी थीटा की है, तो जहां जहां थीटा आ रहा है उसकी जगह एक बार अपर लिमिट, तो पहले माइनस पी को बाहर ले आओ और लिमिट किसके ऊपर, बोला कॉस थीटा पे, चलो माइनस पी कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा के ऊपर लिमिट है, तो जहां जहां एक बार थीटा आ रहा है, जहां जहां थीटा, अच्छा एक मिनट ये क्या लिखा है, माइनस पी कॉस थीटा था, अब लिमिट पुट करेंगे तो ये कॉस थीटा, जहां जहां थीटा आ रहा है एक बार उसकी जगह अपर लिमिट, देखो तो माइनस का पीई और कॉस थीटा की जगह एक बार अपर लिमिट क्या है, बोला θ2 माइनस लोअर लिमिट क्या है θ1, तो ये हो गया। अब ये माइनस साइन के कारण अंदर के साइन पलट जाएंगे, तो पीई और ये कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ऐसे जो है हम लिमिट पुट करके इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना आप। ठीक, चलो लिमिट दे देता हूं मैं 3 से लेके 4 तक, मतलब जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो जहां जहां x आ रहा है उसकी जगह अपर लिमिट 4 आएगा माइनस उसकी जगह लोअर लिमिट 3 आएगा। आंसर कमेंट सेक्शन बता सकते हैं तो बताइए। चलो अब इसको जो है ये आपका होमवर्क है, चलो आसान होगा अगर मैं यहां पर 6 लगा दूं तो ये 6x² बना देता हूं मैं इसको, या 2x²। लो अब यह आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चों को बताना है। होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों को बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो जब आप बताते हो, जब आप आंसर दोगे ना, तब आपको लगेगा कि हाँ यार हमने कुछ सीखा है, हाँ, और मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको ब्रिज कोर्स देना जो है बढ़िया रहा। ठीक, तो आपको कमेंट सेक्शन में जो है मुझे बताना है कि इसका आंसर जो है क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर एक बहुत छोटी डिजिट में निकल आएगा, तो आपको बताना है। ठीक, नाउ अब देखो ये आपको जो है डेरिवेशन करते हैं तो इसकी जरूरत आपको पड़ती है। अब देखना 1/x² का इंटीग्रेशन मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि क्या होता है, -1/x करवाया नहीं था, करवाया ना, तो 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, तो इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन साइन पीछे लगा dx वगैरह सब हट जाता है ना। अच्छा ठीक है, तो लिमिट कहां पहुंच गई, बोला पीछे लिमिट लगी है ना इंफिनिटी से लेके आर। देखो आप यहां समझो, मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि 1/x² का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/x। अब आप यहां पर ये देखो कि यहां पर जो है इसका इंटीग्रेशन तो इतना हो गया, लिमिट क्या है इंफिनिटी से लेके आर तक। अब आप वैल्यूज पुट करो, लिमिट पुट करो, तो माइनस को भेज दो या रखे रहो। चलो तो देखना माइनस जहां जहां x है उसकी जगह एक बार अपर लिमिट, क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है तो x की वैल्यू पुट करेंगे, इसके बाद माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट किस में, बोला माइनस के 1/x में, तो अब लोअर लिमिट क्या है, बोला इंफिनिटी, तो बोला इंफिनिटी हो गया, है कि नहीं। तो अब देखिए जरा माइनस का 1/r 1/इंफिनिटी होता है 0, तो ये बन गया आंसर कितना आ गया 1/r। ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, और इनकी नीड होगी, अगर आप ये सोचो ना कि अरे सर इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इनकी नीड आपको पढ़ने ही वाली है थोड़ी दिनों में। ठीक, चलो आगे बढ़ जाएंगे। नाउ अब मैं आपको सिखाता हूं भाई डिफरेंशियल। अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी पावर है उसको आगे भेज दो और एक पावर घटा दो, बस। तो देखो t की पावर 4 है, तो पावर क्या है 4, बोला इसको आगे भेज दो। dt लिखा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में t का ही डिफरेंशियल होगा और किसी का नहीं होगा। ठीक, जो भी पावर है उसको कहां भेज दो, आगे। देखो इंटीग्रेशन के लिए जो साइन बनेगा वो ये होगा, ये किसका साइन है, सांप वाला, बोला इंटीग्रेशन के लिए। और डिफरेंशिएशन का जो साइन है वो ऐसे d/dx d/dt ये लिखा होगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक, नाउ अब देखो
टी की पावर 4 है तो ये आगे बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो पावर को आगे भेज दो और जो भी पावर है उसमें से एक घटा दो, तो 4 में से एक घटाओगे 3 बचेगा। अब देखो टी क्यूब करना है, पावर को आगे भेज दो टी के आगे, तो 3 आगे पहुंच गया, जो भी पावर उसमें से एक घटा दो तो 3 में से एक घट गया। अब देखो, अब देखना जो भी पावर उसको आगे भेज दो तो 2 का इंटू 3 से होगा, 2 3 जा 6 हो गया, और जो भी पावर उसमें से घटा दो तो 2 में से घट गया तो 1 बचा। ठीक है, अब देखिए बताओ जरा इसका क्या होने वाला है, जो भी पावर है उसको आगे भेज दो तो 3 4 जा 12 और टी क्यूब है तो कितना हो जाएगा, ये एक पावर घटा दो टी स्क्वायर। अच्छा ये बताओ इसका क्या होगा, ये टाइम टी का ही करना, जो भी पावर उसको आगे भेज दो 1 आगे पहुंच गया, जो भी पावर उसमें से घटा दो तो 1 में से एक घट गया बोला 0, तो सब मिला के 1 आ जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको जो है ऐसे टी का टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल होने वाला है तो 1 कैसे होगा, देखो बता, जो भी पावर उसमें 1 पावर है उसको आगे भेज दो, जो भी पावर उसमें से घटा दो, तो किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर 1 आ गया। ठीक, चलो एक होमवर्क में आपको बताना है। अच्छा, और इसमें ना कुछ फॉर्मूले साइन थीटा वगैरह के ध्यान रखना है, जैसे कि साइन थीटा का डिफरेंशियल करना है, कुछ इस पे से अच्छे क्वेश्चन करवाता हूं। साइन थीटा का डिफरेंशियल करना है तो वो होगा प्लस का कॉस थीटा, इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा, और अगर मुझे कॉस थीटा का डिफरेंशियल करना है तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। डिफरेंशियल में लिमिट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से ध्यान से। अब मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा एक चीज, यहां पर एक चीज फिर से बताना चाहूंगा, और वो चीज क्या है, वो चीज बहुत सिंपल सी है कि अगर x लिखा है ना तो x होगा तभी डिफरेंशियल होगा, नहीं तो 0 हो जाएगा। x होगा तभी डिफरेंशियल होगा, नहीं तो 0 हो जाएगा। अब मुझे इसका डिफरेंशियल करना है, इनकी जरूरत आपको सेकंड चैप्टर से पढ़ना शुरू हो जाएगी, जब हम e इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स वाले क्वेश्चन करते हैं तब इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। ठीक है, नाउ तो अब डी बाई डी एक्स डिफरेंशियल करूं तो देखो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल होगा तो 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखो x के रिस्पेक्ट में 2y का डिफरेंशियल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें x आ ही नहीं रहा, x नहीं आ रहा तो उसका मतलब 0। x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल होना है ना, तो x आना इंपॉर्टेंट है। अगर x हो जाता तो x का डिफरेंशियल होता, फिर पूरा 0 नहीं होता। ठीक है ना, अब देखो जरा, तो ये इसका आंसर हो गया। देखना, अब देखो यहां चेक कर लेते हैं फिर से देखो ये 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखना डी बाई डी एक्स सॉल्व कर रहे हैं। अब 3x स्क्वायर का तो हो गया 6x। अब देखो, अब ये पूरा ये इनटू में है ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना था। अब अगर हम y को 0 कर देंगे तो हो सकता है कि नहीं, y 0 तो पूरा ही 0 हो जाएगा, x वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। इसलिए बोला x के रिस्पेक्ट में करना है तो y को टच मत करो और x वाले कर दो, तो y को एज इट इज रख दिया। अब देखो 2y, बोला सर y को एज इट इज रख दें क्या, नहीं, अब इसमें पूरे जो है टर्म में x आ ही नहीं रहा तो बोला 0, तो ओनली कितना निकल के आया, 6xy निकल के आया। कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं आपको और प्रैक्टिस करवा देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, यहां पे लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बोला इसका कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, बोला 6x, x के रिस्पेक्ट में चल रहा है इसलिए यहां पे एज इट इज y लिख दिया। बोला सर y का 0 नहीं होगा, अगर आप y का 0 कर दोगे फिर तो भाई ये पूरा ही 0 हो गया, नहीं तो y को एज इट इज रखो। ठीक है, अब देखो फिर से 2x का करेंगे, भाई इसका होगा तो 2x का हो जाएगा ओनली 2। ठीक, अकेला x है तो 1 बचेगा ना, और ये y। ठीक, चलो और कराता हूं आपको, ध्यान से देखना, ये देखो इसका कितना बोला 6x और y को एज इट इज प्लस, अगर यहां पे ये होता ही नहीं तो y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाता है। ठीक है, नाउ देखिए 2xy है तो 2x का कितना हो गया, ओनली 2, और y को साथ में लिखना है। अब देखो यहां पे 6x लिखा है तो क्या बचा, ओनली 6। लेट्स से यहां पे 6y भी लिखा होता, अब देखना, अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बट इसमें x है ही नहीं तो यहां पे पूरा 0 हो जाएगा। अगर x लिखा होता तब 0 नहीं होता, तब x का 1 और y को एज इट इज लिखते। ठीक है, चलो ये तरीका होता है। ठीक, अच्छा अब कुछ छोटी छोटी सी बातें जिसको हम चेन रूल कहते हैं, चेन रूल की, अच्छा इसका आंसर बताना जरा, डी बाय डी वाई 3xy स्क्वायर z, इसका आंसर कमेंट में लिखो। हिंट दे दूं, जैसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है तो अब ये इनटू में है तो किसी को और को मत छेड़ना, ठीक है, सिर्फ y का डिफरेंशियल करना। ठीक है, चलो दूसरे वाला,
dy अगर ऐसे लिखा हो 2xy प्लस 3z, ये लिखा है तो देखना y का तो हो जाएगा 1, y का क्या हो गया 1, 2x को एज इट इज छोड़ दो क्योंकि आप जीरो नहीं कर सकते। हाँ, अब देखो अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए पूरा टर्म जीरो नहीं होगा, y के रिस्पेक्ट में आप इसको जीरो कर सकते हैं क्योंकि इसमें y है ही नहीं, तो ये 2x बचा। ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना, ये आपका होमवर्क है। ठीक, अच्छा अब ये जो फॉर्मूले आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनकी बहुत जरूरत पड़ती है कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसे लिखा है ओमेगा टी और dt। अब यहां पे चेन रूल लगता है बच्चों, क्या लगता है, चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल ये कहता है कि देखो साइन ओमेगा टी का तो क्या हो गया, बोला माइनस का कॉस ओमेगा टी। अगर ओनली टी होता तो चलता, ये लिखा है माइनस का कॉस ओमेगा टी है, तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं तो जो ओमेगा टी है ना इसके आगे जो भी लिखा है, टी के आगे जो भी लिखा है वो अपॉन में पहुंच जाएगा। ठीक है, कॉस ओमेगा टी का बोला साइन ओमेगा टी, अब ये टी के आगे जो भी लिखा है वो कहां पहुंच गया, अपॉन में। अगर यही चीज डिफरेंशियल होगी तो डिफरेंशियल में इनटू में पहुंचता है। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशियल बोला कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा। ठीक, ये तरीका, इसको हम बोलते हैं चेन रूल। अब देखो कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशियल बोला माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ओमेगा टी का अलग से डिफरेंशियल करोगे तो टी के आगे जो भी लिखा है वो इनटू में पहुंच गया। ठीक है, चलिए ये तरीका होता है, ये एज इट इज आप जो है इनको याद रख सकते हो। कभी आपसे कहते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशियल करना है, करके दिखाओ, बोला नहीं होगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह आप पहले इसका फॉर्मूला बनाएंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और उसके बाद फिर इस पूरे को जो हम अलग से सॉल्व करेंगे। ये आपको इसकी चैप्टर 7 में जरूरत पड़ेगी क्लास 12 फिजिक्स के। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएंगे। तो इतना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर आप सीख गए हो तो आपको फिर कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएंगे, और अब मैं आपको जो है कुछ यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात करूंगा। ठीक, देखो सबसे पहली बात यह है कि आपको कुछ यूनिट्स हैं जो हमेशा याद रखनी है। जैसे मैं यहां पर जो हमने यूनिट्स लिखाई है ना, वो यूनिट्स जो है मैं लिख देता हूं। ठीक, जैसे मेरे साथ में आप लोग लिखते जाइए। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हम आगे पढ़ेंगे न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। परमिटिविटी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2। ठीक है, पोटेंशियल वोल्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी जूल हो गई, वर्क की जूल हो गई। ये चार्ज डेंसिटी 3 टाइप की होती हैं। ठीक है, तो तीनों की अलग अलग यूनिट बनेगी। कैपेसिटेंस फैराड, तो जब आप आगे पहुंचते जाओगे तो आपको ऐसे यूनिट पे जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, ये एम्पियर। रेजिस्टेंस ओम, इसको हम शॉर्ट में ऐसे दिखाते हैं, रेजिस्टिविटी ओम मीटर। मोबिलिटी आप फॉर्मूले से बनाना सिखा देता हूं आपको, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला होता है, तो मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक, तो ये कूलाम पर न्यूटन, इस तरीके से आप इसकी यूनिट बना लेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट हो जाती है वेबर, तो आप आगे इनकी आपको जरूरत पड़ेगी, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, परमिएबिलिटी टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक, इंडक्टेंस हेनरी, ये यूनिट आपको जो है नीड होंगी, इनको बिल्कुल याद रखिए, ये आपके बहुत ज्यादा काम की हैं। ठीक है, इनके बिना आपका काम नहीं चलेगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ेंगे। पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। फोर्स चाहे कोई सा भी हो, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इसकी यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन पर कूलाम होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इनको बिल्कुल याद रखना है 12th क्लास में। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट वैसे टेस्ला ऐसा यूनिट है, बाकी बहुत सारी यूनिट गॉस वगैरह। डायपोल मोमेंट की यूनिट, अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को लेके चलता हूं तो ये हो जाती है कूलाम इंटू मीटर, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल की, इलेक्ट्रिक डायपोल की। ठीक है, और एम्पियर मीटर स्क्वायर ये होती है मैग्नेटिक डायपोल की, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक फोर्स है या कोई सा ही फोर्स, यूनिट हमेशा न्यूटन रहने वाली है। टॉर्क यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का फॉर्मूले से बनता है जूल पर सॉरी करंट अपॉन एरिया, तो करंट हो गया एम्पियर और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट आप लोग जानते हो मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट होती है, इनको याद रखना। ठीक, ये 12th क्लास में इतने में आपका काम चल जाएगा, और तो बाकी रास्ते में पढ़ती रहती हैं। ठीक है, अब हमें क्या है कि इनके डायमेंशनल फॉर्मूला ही बनाने आने चाहिए। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक सी जो यूनिट्स हैं उनको याद रखना, और डायमेंशनल फॉर्मूला के बिना काम नहीं चलता है। ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला कब याद होंगे, जब आप फॉर्मूले याद कर लेंगे। तो वही फॉर्मूले जो है हम धीरे धीरे मैं आपको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कराऊंगा, सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है और बढ़िया तरीके से चीजों को समझते चलना है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकॉन नहीं प्रेस करा तो करो भाई। जो आपको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे वो आपका भाई प्रोवाइड कराएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा।
समझ में आ रही बात? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखो, वैसे तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। बट आपको ये 4 क्वांटिटी याद रखनी है क्लास 12 के लिए। मुझे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाना यूनिट्स एंड डायमेंशन का, ठीक है। आपको बस 4 क्वांटिटी याद रखनी है और पूरी 12th क्लास फिजिक्स में जो है आप मजे मारोगे। ठीक, अच्छा देखो, तो मास कहीं भी दिख जाए किलोग्राम, डायमेंशनल सिंबल एम होगा। लेंथ के लिए कैपिटल एल होगा। टाइम के लिए सेकंड यूनिट है और जो है टी इसका डायमेंशन सिंबल है। करंट की यूनिट एम्पियर है और कैपिटल ए हम यूज करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला दिखाने के लिए। अच्छा, वेलोसिटी का फॉर्मूला LT-1 याद रखना, एक्सेलरेशन का LT-2 याद रखना, फोर्स का फॉर्मूला हमेशा याद रखो। डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, वो बनाना आना चाहिए, तो वो याद होना चाहिए एक्चुअल में। तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास की जगह कैपिटल एम और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हमने बनाया LT-2, बस बन गया फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। वर्क की जरूरत हमें बार बार पड़ती है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की जगह हमने फोर्स का फॉर्मूला भी देखो बनाया MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट होती है लेंथ, तो ये बन गया L। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया वर्क का, ML²T-2। वर्क हो कोई भी एनर्जी हो, सबका सेम फॉर्मूला रहेगा। अब पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की जगह देखो मैंने क्या बनाया, ML²T-2 और टाइम की जगह T, तो ये बन गया ML²T-3। T ऊपर पहुंच जाएगा ना, तो एक और माइनस का 1, तो ये T-3 हो गया। ऐसे फॉर्मूला बनाएंगे आप। हाँ बताओ जरा, बात समझ में आ रही है? चलो इसके बाद अब हम बात करेंगे आगे चार्ज की। चार्ज का तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम, तो करंट की जगह आ गया एम्पियर और टाइम की जगह आ गया टी, तो ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अपॉन चार्ज, ठीक है। तो फोर्स की जगह MLT-2, चार्ज की जगह AT। क्या बन गया बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन सिंबल, MLT-3A-1। बताओ क्लियर है? अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज, ऐसे याद रखेंगे आप, सेकंड चैप्टर का पहला फॉर्मूला है वर्क अपॉन चार्ज। अब वर्क क्या है, ML²T-2, और चार्ज क्या है बोला AT, तो कितना बन जाएगा ML²T-3A-1। ये किसका बन गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। रेजिस्टेंस का क्या होता है बोला V इंटू आई, और V का जस्ट मैंने अभी अभी बनाया ना ML²T-3A-1। और I क्या है, I है हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन आई, वोल्टेज अपॉन करंट, ओम्स लॉ बाय ओम्स लॉ। हाँ, तो ML²T-3A-1, और करंट का क्या होता है A एम्पियर, तो ये बन गया ML²T-3A-2। ऐसे बना लेते हैं, फॉर्मूला है तो सारा काम। अब रजिस्टिविटी का फॉर्मूला यूनिट होती है ओम मीटर, तो ओम मीटर से बना लेंगे। ओम मीटर क्या है, ओम का फॉर्मूला या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ML²T-3A-2, और मीटर की जगह L, तो ये बन जाता है हमारे पास ML³ T-3A-2 और ये L। ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये छोटे मतलब अगर आपको फॉर्मूले, अगर आपने ये फॉर्मूला फोर्स का फॉर्मूला याद कर लिया, तो आप ये सारे फॉर्मूले जो है बनाने लग जाओगे। प्रैक्टिस कर लेना, यहां से जो है इतनी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, ठीक है। सिंपल लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अब फ्लक्स वगैरह क्या होता है वो तो हम आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी मैंने क्या बताया आपको, बताओ जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया ML² नहीं T-3A-1, ठीक है। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया का हो जाता है L², लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी L²। तो कितना बना, ये बन गया ML³ T-3A-1, ठीक है। चेक करो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यही था। देखो 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 देखो, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही चीज है। हाँ, ML-T-3A-1, तो वही चीज हमने यहां पुट करी, ML-T-3A-1 और एरिया की जगह L²। बताओ क्लियर हो रहा है? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये इसकी यूनिट से ही बन जाता है। न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये इसकी यूनिट है। बनाओ जरा, न्यूटन की जगह ML-T-2, एम्पियर की जगह A,
और मीटर की जगह एल, तो बताओ जरा क्या बना, एल से एल कट जाएगा, सेम पावर, तो एम L0 T -2 A -1, ये बन गया। करंट डेंसिटी फॉर्मूला है करंट अपॉन एरिया, कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसकी आपको जरूरत जो है पड़ेगी। ठीक, तो बताओ, ये हो गया आपका ब्रिज कोर्स। इसमें हमने क्या सीखा, वो सभी बेसिक कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जितने वेक्टर जरूरत पड़ते हैं उतने वेक्टर्स, ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये सारी चीजें हमने सीख ली। अगर आप ये सारी चीज सीख गए हो और आराम से तसल्ली के साथ जो है अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो मुझसे जुड़े रहो, जो कोई आपको नहीं पढ़ा पाएगा वो मैं पढ़ाऊंगा। जहां आपको ऐसा लगे ना कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, वहां आप मेरे पास आ जाइए, आपको सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से बताइएगा कि मैंने आपको पढ़ा, आपको कैसा लगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, कमेंट सेक्शन जरूर से बताना। और अगर आपकी हेल्प हो पाई हो और अगर आपसे पॉसिबल है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप वगैरह में जो है इसको जरूर शेयर करिए, सो दैट ये होता है कि भाई क्वालिटी कंटेंट बाकी लोगों तक पहुंच जाए, इसमें आपको कंट्रीब्यूशन हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में गाइज मैं आपका वेट कर रहा हूं, जरूर से मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जरूर आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, लाइक करूंगा और उनका जो है जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।